दोस्तों, मैं हूँ रोशनी और आज आपके लिए लेकर आई हूँ देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखे गए उपन्यास चंद्रकांता का एपिसोड नंबर 2। तो शुरू करते हैं हमारी आज की मुलाकात और मैं आपको सुनाती हूँ आगे का किस्सा। बयान 5। अहमद ने जो बाग के पेड़ पर बैठा हुआ था, जब देखा कि चपला ने नाजिम को गिरफ्तार कर लिया और महल में चली गई तो सोचने लगा कि चंद्रकांता, चपला और चंपा बस यही तीनों महल में गई हैं। नाजिम इन सभी के साथ नहीं गया तो जरूर वह इस बगीचे में कहीं कैद होगा। ये सोचकर वह पेड़ से उतर इधर उधर उसे ढूंढने लगा। जब उस तहखाने के पास पहुंचा जिसमें नाजिम कैद था तो भीतर से चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुनकर उसने पहचान लिया कि ये तो नाजिम की आवाज है। तहखाने के किवाड़ खोल अंदर गया, नाजिम को बंधा पा झट से उसकी रस्सी खोली और तहखाने के बाहर आकर बोला, चलो जल्दी इस बगीचे के बाहर हो जाएं, तब सब हाल सुने कि क्या हुआ। नाजिम और अहमद बगीचे के बाहर आए और चलते चलते आपस में बातचीत करने लगे। नाजिम ने चपला के हाथ फंस जाने और कोड़ा खाने का पूरा हाल कहा। अहमद बोला, भाई नाजिम, जब तक पहले चपला को हम लोग ना पकड़ लेंगे तब तक कोई काम नहीं होगा, क्योंकि चपला बड़ी चालाक है और धीरे धीरे चंपा को भी तेज कर रही है। अगर वह गिरफ्तार ना की जाएगी तो थोड़े ही दिनों में एक की दो हो जाएंगी। चंपा भी इस काम में तेज होकर चपला का साथ देने लायक हो जाएगी। ये सुनकर नाजिम बोला, ठीक है, खैर आज तो कोई काम नहीं हो सकता, मुश्किल से जान बची है। हाँ, कल पहले यही काम करना है, यानी जिस तरह से हो सके चपला को पकड़ना और ऐसी जगह छिपाना है कि जहां पता न लगे और अपने ऊपर किसी को शक भी ना हो। ये दोनों आपस में धीरे धीरे बातें करते चले जा रहे थे। थोड़ी देर में जब महल के अगले दरवाजे के पास पहुंचे तो देखा कि केतकी, जो कुमारी चंद्रकांता की लौंडी है, सामने से चली आ रही है। तेज सिंह ने भी, जो केतकी के वेश में चले आ रहे थे, नाजिम और अहमद को देखते ही पहचान लिया और सोचने लगे कि भले मौके पर ये दोनों मिल गए हैं और अपनी भी सूरत अच्छी है। इस समय इन दोनों से कुछ खेल करना चाहिए और बन पड़े तो दोनों नहीं तो एक को तो जरूर ही पकड़ना चाहिए। तेज सिंह जानबूझकर इन दोनों के पास से होकर निकले। नाजिम और अहमद भी ये सोचकर उसके पीछे हो लिए कि देखें कहाँ जाती है। नकली केतकी यानी कि तेज सिंह ने मुड़कर देखा और कहा, तुम लोग मेरे पीछे पीछे क्यों चले आ रहे हो? जिस काम पर मुकर्रर हो उस काम को करो। अहमद ने कहा, किस काम पर मुकर्रर हैं और क्या करें, क्या तुम ये जानती हो? केतकी ने कहा, मैं सब जानती हूँ। तुम वही काम करो जिसमें चपला के हाथ की जूतियां नसीब हो। जिस जगह तुम्हारी मददगार एक लौंडी तक नहीं है, वहां तुम्हारे लिए क्या होगा? नाजिम और अहमद केतकी की बात सुनकर दंग रह गए और सोचने लगे कि ये तो बड़ी चालाक मालूम होती है। अगर हम लोगों के मेल में आ जाए तो बड़ा काम निकले। इसकी बातों से मालूम भी होता है कि कुछ लालच देने पर हम दोनों का साथ देगी। नाजिम ने कहा, सुनो केतकी, हम लोगों का तो काम ही चालाकी करने का है। हम लोग अगर पकड़े जाने और मरने मारने से डरें तो कभी काम नहीं चलेगा। इसी की बदौलत खाते हैं। बात की बात में हजारों रुपए इनाम मिलते हैं। खुदा की मेहरबानी से तुम्हारे जैसे मददगार भी मिल जाते हैं, जैसे आज तुम मिल गई हो। अब तुमको भी मुनासिब है कि हमारी मदद करो। जो कुछ हमको मिलेगा उसमें हम तुमको भी हिस्सा देंगे। केतकी बोली, सुनो जी, मैं उम्मीद के ऊपर जान देने वाली नहीं हूँ, वो कोई दूसरे होंगे। मैं तो पहले दाम लेती हूँ। अब इस वक्त अगर कुछ मुझको दो तो मैं अभी तेज सिंह को तुम्हारे हाथ गिरफ्तार करा दूं, नहीं तो जाओ, जो कुछ करते हो करो। तेज सिंह की गिरफ्तारी का हाल सुनते ही दोनों की तबीयत खुश हो गई। नाजिम ने कहा, अगर तेज सिंह को पकड़वा दो तो जो कहो हम तुमको देंगे। केतकी ने कहा, 1,000 रुपए से कम मैं हरगिज नहीं लूंगी। अगर मंजूर हो तो लाओ, रुपया मेरे सामने रखो। नाजिम बोला, अब इस वक्त आधी रात को मैं कहां से रुपए लाऊं? हाँ, कल जरूर दे दूंगा। केतकी ने जवाब दिया, ऐसी बातें मुझसे ना करो, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं उधार का सौदा नहीं करती। लो, मैं जाती हूँ। नाजिम ने उसे आगे से रोक कर कहा, सुनो तो, तुम खफा क्यों होती हो? अगर तुमको हम लोगों का एतबार ना हो तो तुम इसी जगह ठहरो, हम लोग जाकर रुपए ले आते हैं। केतकी बोली, अच्छा, एक आदमी यहाँ मेरे पास रह रहे और दूसरा आदमी जाकर रुपए ले आए तो ये बात ठीक होगी। नाजिम ने कहा, अच्छा, अहमद यहाँ तुम्हारे पास ठहरता है, मैं जाकर रुपए ले आता हूँ। ये कहकर नाजिम ने अहमद को तो उसी जगह छोड़ा और आप खुशी खुशी क्रूर सिंह की तरफ रुपया लेने को चला।
नाजिम के चले जाने के बाद थोड़ी देर तक केतकी और अहमद इधर उधर की बातें करते रहे। बात करते करते केतकी ने दो चार इलायची बटुए से निकाल कर अहमद को दी और आप भी खाई। अहमद को तेज सिंह के पकड़े जाने की उम्मीद में इतनी खुशी थी कि वह कुछ सोच न सका और इलायची खा गया। मगर थोड़ी ही देर में उसका सिर घूमने लगा। तब उसकी समझ में आया कि ये कोई अय्यार है जिसने उसे धोखा दे दिया है। चट कमर से खंजर खींचकर बिना कुछ कहे केतकी को मारा। मगर केतकी पहले से होशियार थी। दांव बचाकर उसने अहमद की कलाई पकड़ ली, जिससे अहमद कुछ न कर सका, बल्कि जरा ही देर में बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तेज सिंह ने उसकी मुश्कें बांधकर चादर में गठरी कसी और पीठ पर लाद नौगढ़ का रास्ता लिया। खुशी के मारे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते चले गए। ये भी ख्याल नहीं किया कि कहीं ऐसा न हो कि नाजिम आ जाए और पीछा करे। इधर नाजिम रुपए लेने के लिए गया तो सीधे क्रूर सिंह के मकान पर पहुंचा। उस समय क्रूर सिंह गहरी नींद में सो रहा था। जाते ही नाजिम ने उसको जगाया। क्रूर सिंह ने पूछा, क्या है जो इस वक्त आधी रात के समय आकर मुझे उठा रहे हो? नाजिम ने क्रूर सिंह से अपनी पूरी कैफियत, यानी चंद्रकांता के बाग में जाना और गिरफ्तार होकर कोड़े खाना, अहमद का छुड़ा लाना, फिर वहां से रवाना होना, रास्ते में केतकी से मिलना और 1,000 रुपए पर तेज सिंह को पकड़वा देने की बातचीत तय करना, वगैरह वगैरह वगैरह, सब खुलासा हाल कह सुनाया। क्रूर सिंह ने नाजिम के पकड़े जाने का हाल सुनकर कुछ अफसोस तो किया, मगर पीछे तेज सिंह के गिरफ्तार होने की उम्मीद सुनकर उछल पड़ा और बोला, लो, अभी 1,000 रुपए देता हूँ, बल्कि खुद तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये कहकर उसने 1,000 रुपए संदूक में से निकाले और नाजिम के साथ हो लिया। जब नाजिम क्रूर सिंह को साथ लेकर वहां पहुंचा जहां अहमद और केतकी को छोड़ा था, तो दोनों में से कोई ना मिला। नाजिम तो सन्न हो गया और उसके मुंह से झट ये बात निकल पड़ी कि ये तो धोखा हो गया। क्रूर सिंह ने कहा, कहो नाजिम, क्या हुआ? नाजिम बोला, क्या कहूं, वह जरूर केतकी नहीं, कोई अय्यार था जिसने पूरा धोखा दिया और अहमद को तो ले ही गया। क्रूर सिंह गुस्से से बोला, खूब, तुम तो बाग में ही चपला के हाथ से पिट चुके थे। अहमद बाकी था, सो वह भी इस वक्त कहीं जूते खाता होगा। चलो, छुट्टी हुई। नाजिम ने शक मिटाने के लिए थोड़ी देर तक इधर उधर खोज भी की, पर कुछ पता न लगा। आखिर रोते पीटते दोनों ने घर का रास्ता लिया। बयान 6। तेज सिंह को विजयगढ़ की तरफ विदा कर वीरेंद्र सिंह अपने महल में आए, मगर किसी काम में उनका दिल नहीं लग रहा था। हरदम चंद्रकांता की याद में सिर झुकाए बैठे रहना और जब कभी निराश हो जाना तो चंद्रकांता की तस्वीर अपने सामने रखकर बातें करना या पलंग पर लेट मुंह ढांप कर खूब रोना, बस यही उनका काम था। अगर कोई पूछता तो बातें बना देते। वीरेंद्र सिंह के बाप सुरेंद्र सिंह को वीरेंद्र सिंह का जब ये हाल मालूम हुआ तो बड़े दुखी हुए, पर क्या करते, कुछ बस नहीं चलता था, क्योंकि विजयगढ़ का राजा उनसे बहुत जबरदस्त था और हमेशा उन पर हुकूमत रखता था। वीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह को विजयगढ़ जाती बार कह दिया था कि आज तुम लौट ही आना। रात 12 बजे तक वीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह की राह देखी, पर जब वह ना आए तो उनकी घबराहट और भी ज्यादा बढ़ गई। आखिर अपने को भी संभाला और मसहरी पर लेट दरवाजे की तरफ देखने लगे। सवेरा होने ही वाला था कि तेज सिंह पीठ पर एक गट्ठा लादे आ पहुंचे। पहरे वाले इस हालत में इनको देख हैरान थे, मगर खौफ से कुछ कह नहीं सकते थे। तेज सिंह ने वीरेंद्र सिंह के कमरे में पहुंचकर देखा कि वो तो अभी तक जाग रहे हैं। वीरेंद्र सिंह तेज सिंह को देखते ही उठ खड़े हुए और बोले, कहो भाई, क्या खबर लाए हो? तेज सिंह ने वहां का सब हाल सुनाया, चंद्रकांता की चिट्ठी हाथ पर रख दी, अहमद को गठरी खोलकर दिखा दिया और कहा, ये चिट्ठी है और ये सौगात है। वीरेंद्र सिंह बहुत खुश हुए। चिट्ठी को कई मर्तबा पढ़ा और आंखों से लगाया। फिर तेज सिंह से बोले, सुनो भाई, इस अहमद को ऐसी जगह रखो जहां किसी को मालूम ना हो। अगर जयसिंह को खबर लगेगी तो फसाद बढ़ जाएगा। तेज सिंह ने आगे से जवाब दिया, इस बात को मैं पहले से सोच चुका हूँ। मैं इसको एक पहाड़ी खो में रखाता हूँ, जिसको मैं ही जानता हूँ। यह कहकर तेज सिंह ने फिर अहमद की गठरी बांधी और एक प्यादे को भेजकर देवी सिंह नामी अय्यार को बुलाया, जो तेज सिंह का शागिर्द, दिली दोस्त और रिश्ते में साला लगता था, तथा अय्यारी के फन में भी तेज सिंह से किसी तरह कम नहीं था। जब देवी सिंह आ गए तब तेज सिंह ने अहमद की गठरी अपनी पीठ पर ला दी और देवी सिंह से कहा, आओ हमारे साथ चलो, तुमसे एक काम है। देवी सिंह ने कहा, गुरुजी, मैं गठरी मुझको दे दो, मैं चलूं, मेरे रहते काम आपको अच्छा नहीं लगता।
आखिर देवी सिंह ने वह गठरी पीठ पर लाद ली और तेज सिंह के पीछे चल पड़े। वे दोनों शहर के बाहर ही जंगल और पहाड़ियों में पेचीदे रास्तों में जाते जाते 2 कोस के करीब पहुंचकर एक अंधेरी खोह में घुसे। थोड़ी देर चलने के बाद कुछ रोशनी मिली। वहां जाकर तेज सिंह ठहर गए और देवी सिंह से बोले, गठरी रख दो। देवी सिंह ने गठरी रखकर कहा, गुरुजी, ये तो अजीब जगह है। अगर कोई आए भी तो यहाँ से जाना मुश्किल हो जाएगा। तेज सिंह ने जवाब दिया, सुनो देवी सिंह, इस जगह को मेरे सिवाय कोई नहीं जानता। तुमको अपना दिली दोस्त समझकर ले आया हूँ। तुम्हें अभी बहुत कुछ काम करना होगा। देवी सिंह बोला, मैं आपका ताबेदार हूँ। तुम गुरु हो क्योंकि अय्यारी तुम्ही ने मुझको सिखाई है। अगर मेरी जान की भी जरूरत पड़े तो मैं देने को तैयार हूँ। तेज सिंह बोले, सुनो, और जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ उनको अच्छी तरह याद रखना। ये सामने जो पत्थर का दरवाजा देखते हो, इसको खोलना सिवाय मेरे कोई भी नहीं जानता। या फिर मेरे उस्ताद जिन्होंने मुझे ये यारी सिखाई वे जानते थे। वे तो अब रहे नहीं, मर गए। इस समय सिवाय मेरे कोई नहीं जानता, और मैं तुमको इसका खोलना बतलाए देता हूँ। जिस जिस को भी मैं पकड़ कर लाया करूंगा इसी जगह लाकर कैद किया करूंगा, जिससे किसी को मालूम ना हो और कोई छुड़ा के भी ना ले जा सके। इसके अंदर कैद करने से कैदियों के हाथ पैर बांधने की जरूरत नहीं रहेगी। सिर्फ हिफाजत के लिए खुलासी बेड़ी उनके पैरों में डाल देनी पड़ेगी, जिससे वे धीरे धीरे चल फिर सके। कैदियों के खाने पीने की भी फिक्र तुमको नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर एक छोटी सी कुदरती नहर है जिसमें बराबर पानी रहता है। यहाँ मेवों के दरख्त भी बहुत हैं। इस अय्यार को इसी में कैद करते हैं। बाद इसके महाराज से ये बहाना करके कि आजकल मैं बीमार रहता हूँ, अगर 1 महीने की छुट्टी मिले तो आबो हवा बदल आऊं, महीने भर की छुट्टी ले लो। मैं कोशिश करके तुम्हें छुट्टी दिला दूंगा। तब तुम भेष बदलकर विजयगढ़ जाओ और बराबर वहीं रहकर इधर उधर की खबर लिया करो। जो कुछ हाल हो मुझसे कहो, और जब मौका देखो तो बदमाशों को गिरफ्तार करके इसी जगह लाकर कैद भी कर दिया करो। और भी बहुत सी बातें देवी सिंह को समझाने के बाद तेज सिंह दरवाजा खोलने लगे। दरवाजे के ऊपर एक बड़ा सा चेहरा शेर का बना हुआ था, जिसके मुंह में हाथ बखूबी जा सकता था। तेज सिंह ने देवी सिंह से कहा, इस चेहरे के मुंह में हाथ डालकर इसकी जुबान बाहर खींचो। देवी सिंह ने वैसा ही किया और हाथ भर के करीब जुबान खींच ली। उसके खींचते ही एक आवाज हुई और दरवाजा खुल गया। अहमद की गठरी लिए दोनों अंदर चले गए। देवी सिंह ने देखा कि वह खूब खुलासा जगह, बल्कि कोस भर का साफ मैदान है। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां जिन पर किसी तरह आदमी चढ़ नहीं सकता। बीच में एक छोटा सा झरना पानी का बह रहा है, और बहुत से जंगली मेवों के दरख्त इस अजीब जगह पर सुहावने मालूम होते थे। चारों तरफ की पहाड़ियां नीचे से ऊपर तक छोटे छोटे करजनी, घुमची, बेर, मकोइये, चिरौंजी वगैरह के घने दरख्तों और लताओं से भरी हुई थी। बड़े बड़े पत्थरों के ढोके मस्त हाथी की तरह दिखाई देते हैं। ऊपर से पानी गिर रहा है जिसकी आवाज बहुत भली मालूम होती है। हवा चलने से पेड़ों की सरसराहट और पानी की आवाज तथा बीच में मोरों का शोर और भी दिल को खींच लेता है। नीचे जो चश्मा पानी का पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता हुआ बह रहा है, उसके दोनों तरफ जामुन के पेड़ लगे हुए हैं, और पके जामुन उस चश्मे के पानी में गिर रहे हैं। पानी भी चश्मे का इतना साफ है कि जमीन दिखाई देती है। कहीं हाथ भर, कहीं कमर बराबर, कहीं उससे भी ज्यादा होगा। पहाड़ों में कुदरती खो बने हैं, जिनके देखने से मालूम होता है कि मानो ईश्वर ने यहाँ सैलानियों के रहने के लिए कोठरियां बना दी हैं। चारों तरफ की पहाड़ियां ढलवा और बनिस्बत नीचे के ऊपर से ज्यादा खुलासा थी, और उन पर बादलों के टुकड़े छोटे छोटे शमियानों का मजा दे रहे थे। ये जगह ऐसी सुहावनी थी कि वर्षों रहने पर भी किसी की तबीयत ना घबराए, बल्कि खुशी मालूम हो। सुबह हो गई, सूरज निकल आया। तेज सिंह ने अहमद को गठरी से निकाला। उसका अय्यारी का बटुआ और खंजर जो कमर में बंधा था ले लिया, और एक बेड़ी उसके पैर में डालने के बाद होशियार किया। जब अहमद होश में आया और उसने अपने को इस दिलचस्प मैदान में देखा तो यकीन हो गया कि वह मर गया है, और फरिश्ते उसको यहाँ लेकर आए हैं। लगा कलमा पढ़ने। तेज सिंह के उसके कलमा पढ़ने पर हंसी आई और बोले, मियाँ साहब, आप हमारे कैदी हैं, इधर देखिए। अहमद ने तेज सिंह की तरफ देखा, पहचानते ही जान सूख गई। समझ गया कि तब न मरे तो अब मरे। बीवी केतकी की सूरत आंखों के सामने फिर आई। खौफ ने उसका गला ऐसा दबाया कि एक हर्फ भी मुंह से नहीं निकल सका। अहमद को उसी मैदान में चश्मे के किनारे छोड़ दोनों अय्यार बाहर निकल आए। तेज सिंह ने देवी सिंह से कहा, इस शेर की जुबान जो तुमने बाहर खींच ली है,
उसी के मुंह में डाल दो। देवी सिंह ने वैसा ही किया। जुबान उसके मुंह में डालते ही जोर से दरवाजा बंद हो गया और दोनों आदमी उसी पेचीदी राह से घर की तरफ रवाना हुए। पहर भर दिन चढ़ा होगा जब ये दोनों लौटकर वीरेंद्र सिंह के पास पहुंचे। वीरेंद्र सिंह ने पूछा, अहमद को कहाँ कैद करने ले गए थे जो इतनी देर लग गई? तेज सिंह बोला, एक पहाड़ी खो में कैद कराया हूं। आज आपको भी वह जगह दिखाऊंगा, पर मेरी राय है कि देवी सिंह थोड़े दिन भेष बदलकर विजयगढ़ में रहे। ऐसा करने से मुझे बड़ी मदद मिलेगी। इसके बाद वे सब बातें भी वीरेंद्र सिंह को कह सुनाई जो खो में देवी सिंह को समझाई थी, और कुछ राय ठहरी थी कि वह भी कहा कि जिसे वीरेंद्र सिंह ने बहुत पसंद किया। स्नान पूजा और मामूली कामों से फुर्सत पा दोनों आदमी देवी सिंह को साथ लिए राज दरबार में गए। देवी सिंह ने छुट्टी के लिए अर्ज किया। राजा देवी सिंह को बहुत चाहते थे। छुट्टी देना मंजूर नहीं था। कहने लगे, हम तुम्हारी दवा यहाँ ही कराएंगे। आखिर वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह की सिफारिश से छुट्टी मिली। दरबार बर्खास्त होने पर वीरेंद्र सिंह राजा के साथ महल में चले गए और तेज सिंह अपने पिता जीत सिंह के साथ घर आए। देवी सिंह को भी साथ लाए और सफर की तैयारी कर उसी समय उसको रवाना कर दिया। जाती दफा उन्हें और भी बातें समझा दी। दूसरे दिन तेज सिंह अपने साथ वीरेंद्र सिंह को उस घाटी में ले गए जहां अहमद को कैद कर रखा था। कुमार उस जगह को देखकर बहुत ही खुश हुए और बोले, भाई इस जगह को देखकर तो मेरे दिल में बहुत सी बातें पैदा हो रही हैं। तेज सिंह ने कहा, पहले पहले इस जगह को देखकर मैं तो आपसे भी ज्यादा हैरान हुआ था, मगर गुरु जी ने बहुत कुछ हाल वहां का समझाकर मेरी दिल जयी कर दी कि किसी दूसरे वक्त आपसे कहूंगा। वीरेंद्र सिंह इस बात को सुनकर और भी हैरान हुए और उस घाटी की कैफियत जानने के लिए जिद करने लगे। आखिर तेज सिंह ने वहां का हाल जो अपने गुरु से सुना था, जिसे सुनकर वीरेंद्र सिंह बहुत प्रसन्न हुए। तेज सिंह ने वीरेंद्र सिंह से कहा, वे इतने खुश क्यों हुए और एक घाटी कैसी थी, ये सब हाल किसी दूसरे मौके पर बयान किया जाएगा। वे दोनों वहां से रवाना होकर अपने महल आए। कुमार ने कहा, भाई अब तो मेरा हौसला बहुत बढ़ गया है। जी में आता है कि जय सिंह से लड़ जाऊं। तेज सिंह ने कहा, आपका हौसला ठीक है, मगर जल्दी करने से चंद्रकांता की जान का खौफ है। आप इतना घबराते क्यों हैं? देखिए तो क्या होता है। कल मैं फिर जाऊंगा और मालूम करूंगा कि अहमद के पकड़े जाने से दुश्मनों की क्या कैफियत हुई, फिर दूसरी बार आपको ले चलूंगा। वीरेंद्र सिंह ने कहा, नहीं, अब की बार मैं जरूर चलूंगा। इस तरह एकदम डरपोक होकर बैठे रहना मर्दों का काम नहीं। तेज सिंह बोला, अच्छा आप भी चलिए, हर्ज क्या है, मगर एक काम होना जरूरी है, जो ये है कि महाराज से 5 रोज के लिए शिकार की छुट्टी लीजिए और अपनी सरहद पर डेरा डाल दीजिए। वहां से कुल 2.5 कोस चंद्रकांता का महल रह जाएगा। तब हर तरह का सुविधा होगा। इस बात को वीरेंद्र सिंह ने भी पसंद किया और आखिर यही राय पक्की ठहरी। कुछ दिन बाद वीरेंद्र सिंह ने अपने पिता सुरेंद्र सिंह से शिकार के लिए 8 दिन की छुट्टी ले ली और थोड़े से अपने दिली आदमियों को, जो खास उन्हीं के खिदमती थे और उनको जान से ज्यादा चाहते थे, साथ ले रवाना हुए। थोड़ा सा दिन बाकी था तब नौगढ़ और विजयगढ़ के सिवाने पर इन लोगों का डेरा पड़ गया। रात भर वहां मुकाम रहा और ये राय ठहरी कि पहले तेज सिंह विजयगढ़ जाकर हाल चाल में आए। बयान 7। अहमद के पकड़े जाने से नाजिम बहुत उदास हो गया और क्रूर सिंह को तो अपनी ही फिक्र पड़ गई कि कहीं तेज सिंह मुझको भी पकड़ कर ना ले जाए। इस खौफ से मैं हर दम चौकन्ना रहता था, मगर जयसिंह के दरबार में रोज जाता और वीरेंद्र सिंह के प्रति उनको भड़काया करता। एक दिन नाजिम ने क्रूर सिंह को ये सलाह दी कि जिस तरह हो सके वह अपने बाप कुपत सिंह को मार डाले। उसके मरने के बाद जय सिंह जरूर उसको मंत्री बनाएंगे। उस वक्त तुम्हारी हुकूमत हो जाने से सब काम बहुत जल्द हो पाएगा, ऐसा उसने कहा। आखिर क्रूर सिंह ने जहर दिलवाकर अपने बाप को मरवा डाला। महाराज ने कुपत सिंह के मरने पर अफसोस किया और कई दिन तक दरबार में नहीं आए। शहर में भी कुपत सिंह के मरने का गम छा गया। क्रूर सिंह ने जाहिर में अपने बाप के मरने का भारी मातम किया और 12 रोज के वास्ते अलग बिस्तर जमाया। दिन भर तो अपने बाप को रोता, पर रात को नाजिम के साथ बैठकर चंद्रकांता से मिलने तथा तेज सिंह और वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार करने की फिक्र करता। इन्हीं दिनों वीरेंद्र सिंह ने भी शिकार के बहाने विजयगढ़ की सरहद पर खेमा डाल दिया था, जिसकी खबर नाजिम ने क्रूर सिंह को पहुंचाई और कहा, वीरेंद्र सिंह जरूर चंद्रकांता की फिक्र में आया है। अफसोस इस समय अहमद ना हुआ, नहीं तो बड़ा काम निकलता। खैर देखा जाएगा। ये कहकर क्रूर सिंह से वह विदा हो बाला देवी के वास्ते चला गया।
तेज सिंह वीरेंद्र सिंह से रुखसत हो विजयगढ़ पहुंचे और मंत्री के मरने तथा शहर भर में गम छाने का हाल लेकर वीरेंद्र सिंह के पास लौट आए। यह भी खबर लाए कि 2 दिन बाद सूतक निकल जाने पर महाराज जयसिंह क्रूर को अपना दीवान बनाएंगे। वीरेंद्र सिंह ने कहा, देखो, क्रूर ने अपने बाप को मार डाला, अगर राजा को भी मार डाले तो ऐसे आदमी का क्या ठिकाना। तेज सिंह आगे से बोला, सच है, मैं नालायक जहां तक भी होगा राजा पर बहुत ही जल्द हाथ फेरेगा। अस्तु अब मैं 2 दिन चंद्रकांता के महल में ना जाकर दरबार का ही हाल चालूंगा। हाँ, इस बीच में अगर मौका मिल जाए तो देखा जाएगा। वीरेंद्र सिंह ने कहा, सो सब कुछ सही, चाहे जो हो, आज मैं चंद्रकांता से जरूर मुलाकात करूंगा। तेज सिंह घबराकर बोला, आप जल्दी न करें, जल्दी ही सब कामों को बिगाड़ती है। लेकिन वीरेंद्र सिंह कहाँ सुन रहे थे, बोले, जो भी हो मैं तो जरूर जाऊंगा। तेज सिंह ने बहुत समझाया, मगर चंद्रकांता की जुदाई में उनको भला बुरा क्या सूझता था। एक न मानी और चलने के लिए तैयार हो ही गए। आखिर तेज सिंह ने कहा, खैर नहीं मानते तो चलिए, अब आपकी ऐसी मर्जी है तो हम क्या करें, जो कुछ होगा देखा जाएगा। शाम के वक्त ये दोनों टहलने के लिए खेमे के बाहर निकले और अपने प्यादों से कह गए कि अगर हम लोगों के आने में देर हो तो घबराना मत। टहलते हुए दोनों विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। कुछ रात बीत गई जब चंद्रकांता के उसी नजरबाग के पास वे पहुंचे जिसका हाल पहले लिख चुके हैं। रात अंधेरी थी, इसलिए इन दोनों को बाग में जाने के लिए कोई आश्चर्य नहीं करना पड़ा। पहरे वालों से बचकर कमंद फेंका और उसके जरिए बाग के अंदर एक घने पेड़ के नीचे खड़े होकर इधर उधर निगाह दौड़ाकर देखने लगे। बाग के बीचों बीच संगमरमर के एक साफ चिकने चबूतरे पर मोमी क्षमादान जल रहा था। चंद्रकांता, चपला और चंपा बैठी बातें कर रही थी। चपला बातें भी करती जाती थी और इधर उधर तेजी के साथ निगाह भी दौड़ा रही थी। चंद्रकांता को देखते ही वीरेंद्र सिंह का अजब हाल हो गया। बदन में कंपकपी होने लगी, यहाँ तक कि बेहोश होकर गिर पड़े। मगर वीरेंद्र सिंह की हालत देख तेज सिंह पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। झट अपने यारी ब्यूटी से लखलखा निकाला, सुंघा दिया और होश में लाकर कहा, देखिए, दूसरे के मकान में आपको इस तरह बेसुध नहीं होना चाहिए। अब आप अपने को संभालिए और इसी जगह ठहरिए। मैं जाकर बात कर आऊं, तब आपको ले चलूंगा। ये कहकर उन्हें उसी पेड़ के नीचे छोड़ उस जगह जहां चंद्रकांता, चपला और चंपा बैठी थी, वो चल पड़ा। तेज सिंह को देखते ही चंद्रकांता बोली, क्यों जी, इतने दिन कहाँ रहे? क्या इसी का नाम मुरव्वत है? अब की आए तो अकेले ही आए। वाह, ऐसा ही था तो हाथ में चूड़ी पहन लेते। शर्मिंदा होकर डींग क्यों मारते हो? अब उनकी मोहब्बत का यही हाल है तो मैं जीकर क्या करूंगी। कहकर चंद्रकांता रोने लगी, यहाँ तक कि हिचकी बंध गई। तेज सिंह उसका हाल देख बहुत घबराए और बोले, बस इसी को नादानी कहते हैं। अच्छी तरह हाल भी नहीं पूछा और लगी रोने। ऐसा ही है तो उनको लिए आता हूँ। ये कहकर तेज सिंह वहां गए जहां वीरेंद्र सिंह को छोड़ा था और उनको अपने साथ ले चंद्रकांता के पास लौटे। चंद्रकांता वीरेंद्र सिंह से मिलकर बहुत खुश हुई। दोनों मिलकर खूब रोए, यहाँ तक कि बेहोश हो गए। मगर थोड़ी देर बाद होश में आए और आपस में शिकायत मिली मोहब्बत की बातें करने लगे। अब जमाने का उलटफेर देखिए। घूमता फिरता टोह लगाता नाजिम भी उसी जगह आ पहुंचा और दूर से इन सभी की खुशी भरी मजलिस देखकर जल मरा। तुरंत ही लौटकर क्रूर सिंह के पास पहुंचा। क्रूर सिंह ने नाजिम को घबराया हुआ देखा और पूछा, क्यों, क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? नाजिम बोला, है क्या, जो भी मैं सोचता था वही हुआ। यही वक्त चालाकी का है। अगर अब भी कुछ न बन पड़ा तो समझो तुम्हारी किस्मत फूट गई। बस यही समझ लेना। क्रूर सिंह ने कहा, तुम्हारी बातें तो कुछ समझ में आती नहीं, खुलासा कहो क्या बात है। नाजिम बोला, खुलासा बस यही है कि वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता के पास पहुंच गया है और इस समय बाग में हंसी के कह कहे उड़ रहे हैं। ये सुनते ही क्रूर सिंह की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दुनिया उदास मालूम होने लगी। कहाँ तो बाप के जाहिरी गम में वह सर मुंडाए बरसाती मेंढक बना बैठा था। 13 रोज कहीं बाहर जाना ही नहीं हो सकता था। मगर इस खबर ने उसको अपने आपे में नहीं रहने दिया। फौरन उठ खड़ा हुआ और उसी तरह नंग धड़ंग औंधी हांडी सा सिर लिए महाराज जयसिंह के पास पहुंच गया। जय सिंह क्रूर सिंह को इस तरह आया देख हैरान हुए और बोले, क्रूर सिंह, सूतक और बाप का गम छोड़कर तुम्हारा इस तरह आना मुझको हैरानी में डाल रहा है। क्रूर सिंह ने कहा, महाराज, आप तो हमारे बाप हैं।
उन्होंने तो पैदा किया, परवरिश आपकी बदौलत हुई है। जब आपकी इज्जत में बट्टा लगा तो मेरी जिंदगी किस काम की है और मैं किस लायक गिना जाऊंगा? जयसिंह गुस्से में आकर बोले, क्रूर सिंह, ऐसा कौन है जो हमारी इज्जत बिगाड़े? क्रूर सिंह ने सर झुकाकर जवाब दिया, एक अदना आदमी। जयसिंह दांत पीसकर बोले, जल्दी बताओ वह कौन है जिसके सर पर मौत सवार हुई है? क्रूर सिंह खिसियाकर बोला, वीरेंद्र सिंह। जयसिंह तमतमाए बोले, उसकी क्या मजाल जो मेरा मुकाबला करे? इज्जत बिगाड़ना तो दूर की बात है। तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आती। साफ साफ जल्दी बताओ क्या बात है। वीरेंद्र सिंह कहाँ है? क्रूर सिंह बोला, आपके चोर महल के बाग में। ये सुनते ही महाराज का बदन मारे गुस्से के कांपने लगा। तड़प कर हुक्म दिया, अभी जाकर बाग को घेर लो, मैं कोर्ट की राह से वहां जाता हूं। दोस्तों, आज की हमारी मुलाकात को अब यहीं से रोकना होगा। मैं हूं आपकी दोस्त रोशनी, और जल्दी ही इसका रोमांचक भाग लेकर आपके सामने उपस्थित होंगी। आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।